हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर क्लास। आज हम बाबू पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा कि रेड ब्लड सेल्स क्या है। रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। उसका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ब्लड में 3 तरह के हम चीज पढ़े। पहला आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रोधित कणिकाएं। और तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो आज हम थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रक्त बिंबाणु क्या होता है। ठीक है, तो रक्त बिंबाणु, हमने अभी तक ब्लड में जो भी सेल पढ़ा है, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, उन सेलों से सबसे छोटा सेल जो होता है वो थ्रोम्बोसाइट्स का होता है, मतलब प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, ब्लड के सबसे छोटा सेल होता है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोला जाता है, तो प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। जिस प्लेटलेट्स का हिंदी जो होता है वो रक्त बिंबाणु बोलते हैं, बिंबाणु। ठीक है, बिंबाणु बोलते हैं। प्लेटलेट्स मीन्स होता है बिंबाणु, मतलब रक्त में पाए जाने वाले जो बिंबाणु हैं। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स होता है बाबू, वो क्या होता है, कलरलेस होता है। इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। इसमें केंद्रक मिलता है। हमने पढ़ाया है, अगर केंद्रक मिलेगा तो इसमें जीव द्रव्य मिलेगा। जीव द्रव्य मतलब केंद्रक के अंदर जो भी द्रव्य भरा होता है उसको जीव द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली मिलेगी, कोशिका झिल्ली मिलेगी। ठीक है, तो केंद्रक में जो जो चीज मिलेगा वो चीज इसमें भी मिलेगा, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब सवाल आता है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स करता क्या है, हमारे ब्लड में थ्रोम्बोसाइट्स का कार्य क्या है, वर्क क्या है। तो थ्रोम्बोसाइट्स बस एक ही काम करता है। क्या करता है, तो यह रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, रक्त को थक्का बनाता है। थक्का कब बनेगा, जब हमें चोट लगेगी। चोट लगने पर अगर कहीं कटिंग हो जाता है, कहीं कट लग जाता है, खून निकलता है, तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, ब्लड को रोकने में मदद करता है कौन, प्लेटलेट्स। एक स्वस्थ मनुष्य में, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, ठीक है, जिसमें कोई विकार ना हो, एक स्वस्थ मनुष्य होता है, उसमें प्लेटलेट्स की जो मात्रा होता है, ठीक है, ब्लड में जो प्लेटलेट्स की मात्रा होता है, लगभग 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक, 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक माइक्रोलीटर प्रति लीटर में, प्रति लीटर। ठीक है, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक एक स्वस्थ मनुष्य में होना चाहिए। समझ में आया। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है, प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु जो होते हैं, वो 7 से लेकर 10 दिन तक हमारे ब्लड में जिंदा रहते हैं। ठीक है, ब्लड में जिंदा रहते हैं 7 से लेकर 10 दिन तक। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है, मतलब ये कहाँ बर्न होते हैं, ये जन्म लेते हैं, मतलब ये उत्पन्न होते हैं बोन मैरो में। प्लेटलेट्स कहाँ उत्पन्न होता है, तो बोन मैरो में उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा, जिसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा में। हमारे अस्थि मज्जा जो होता है बोन मैरो, अब बोन मैरो होता कहाँ है, हड्डियों में होता है। तो हड्डियों में ही रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स निकलता है, प्लेटलेट्स बनता है। ठीक है, तो बोन मैरो में प्लेटलेट्स का जन्म होता है। जन्म होगा तो मृत्यु भी होगा। तो मृत्यु कहाँ होगा, प्लीहा में होता है, प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। प्लीहा में इसका मृत्यु होता है।
यकृत में भी होता है, लीवर में भी होता है। लीवर और यकृत दोनों जगह फैगोसाइटस पाए जाते हैं। फैगोसाइटस जो होते हैं वो मरी हुई चीजों को का पाचन करते हैं। मान लो कि प्लेटलेट्स मर गया, आरबीसी मर गया, डब्ल्यूबीसी मर गया, तो उसका पाचन करने वाला भी तो कोई चाहिए, तो फैगोसाइटस पाया जाता है। कहाँ? प्लीहा में, स्प्लीन में, यकृत में भी मिलता है। ठीक है, फैगोसाइटस कण पाए जाते हैं। अब देखो बाबू, ब्लड जो होता है, प्लेटलेट्स होता है एक स्वस्थ मनुष्य में, वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होता है। 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक एक स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स की मात्रा होता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक हो जाए, अगर प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइथेमिया। थ्रोम्बोसाइथेमिया बोलते हैं। अगर प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक हो जाता है शरीर में तो इसको हम थ्रोम्बोसाइथेमिया बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइथेमिया में भी अगर प्लेटलेट्स अधिक हो जाता है तो ब्लड का जो है क्लॉटिंग नहीं हो पाता, रक्त नहीं जमता है, रक्त जमने लगता है, यहाँ पे गलत है, रक्त नहीं जमता है। ठीक है, रक्त नहीं जमता है। अगर थ्रोम्बोसाइथेमिया जो होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा अगर अधिक हो जाता है तब भी ब्लड नहीं जमेगा, और प्लेटलेट्स की अगर मात्रा कम हो जाता है तब भी रक्त नहीं जमता, स्वतः रक्तस्राव होने लगता है, ब्लड रुकता नहीं है। ठीक है, जब प्लेटलेट्स की मात्रा कम होता है तो इस बीमारी को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जब प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है तो उस बीमारी को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, जिसमें रक्त का स्राव होने लगता है, रक्त का क्लॉट नहीं हो पाता। ठीक है, प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक हो जाए, आवश्यकता से अधिक हो जाए, तब भी क्या होगा? उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइथेमिया बोलते हैं। इसमें भी ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो डेंगू बुखार होता है, देखो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, देखो अभी हम जानेंगे डेंगू क्या है, डेंगू कैसे होता है, और ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होता है, इसका रोल क्या है ब्लड क्लॉटिंग का, हम जानेंगे, अभी समझेंगे। पहले आइए हम समझते हैं डेंगू। बाबू देखो, डेंगू जो होता है, डेंगू बुखार, वो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। डेंगू जब मच्छर काट लेता है तो इसके जो लक्षण, डेंगू के लक्षण दिखाई देते हैं, वो 4 से 10 दिन के बाद, ठीक है, 4 दिन के बाद भी दिखाई दे सकता है, 10 दिन के बाद भी दिखाई दे सकता है। तो 4 से 10 दिन के बाद यह दिखाई पड़ता है लक्षण। ठीक है, डेंगू बुखार में, डेंगू जो होता है उसमें फीवर रहता है, हाई फीवर रहता है। ठीक है, और डेंगू 2 से 4 दिन तक हो गया, ठीक है, 4-5 दिन हो गया, तब डेंगू क्या होता है, शरीर में शिथिलता आ जाती है, घूमने फिरने का मन नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल हम बिल्कुल एकदम बेड पे पड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो डेंगू जो होता है वो सबसे अधिक डेंगू में प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। ठीक है, डेंगू बुखार क्या होता है, डेंगू में बोन मैरो में, हम जानते हैं कि प्लेटलेट्स कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है, और डेंगू क्या करता है कि बोन मैरो को ही प्रभावित कर देता है। बोन मैरो में जो प्लेटलेट्स बन रहा है तो बोन मैरो को ही प्रभावित कर देगा, ताकि यहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं बने, और जो भी प्लेटलेट्स बचा है उसको ये खाने का, नष्ट करने का काम करने लगता है। कौन? डेंगू। क्या समझ में आया? तो बोन मैरो को प्रभावित करके प्लेटलेट्स की संख्या को क्या कर देता है बाबू? कम कर देता है डेंगू में।
डेंगू में हम जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर तक क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। लेकिन जब इसकी मात्रा कम हो जाती है डेंगू में, लगभग यह 10,000 माइक्रोलीटर तक यह संख्या पहुंच जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या पहुंच जाता है। इससे भी नीचे पहुंच जाता है, आदमी सीरियस हो जाता है, फिर प्लेटलेट्स चढ़ाने की नौबत आ जाती है, प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। समझ में आया? तो ये था डेंगू। सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स की अगर प्रभावित होता है तो डेंगू में ही होता है, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। याद रखिएगा, पूछता है कि डेंगू बुखार किससे होता है, तो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, 4 से 10 दिन के बाद यह दिखाई पड़ता है। बोन मैरो को प्रभावित करके यह प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर देता है। समझ में आया? अब देखो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है हम ये समझेंगे, बहुत विस्तार से समझेंगे। तो देखो, अगर कहीं पे कट लग जाता है, मान लो कि यहाँ पे कट लग गया है, यहाँ पे कोई घाव या कट लग गया है, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट कैसे होगा। तो देखो, ये रेड ब्लड सेल्स है और ये प्लेटलेट्स है। ये आप छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो है वो क्या है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो देखो, प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे सेल डैमेज हुआ, यहाँ पे जैसे ही सेल डैमेज होगा, इस सेल के पास ये जो द्रव आप देख रहे हैं, जो प्लेटलेट्स है, ठीक है, यह अट्रैक्ट होने लगता है, आकर्षित होने लगता है। और इस कट जहां लगा हुआ है, जिस सेल के पास कट लगा हुआ है, वहां पे यह जाके चिपकने लगते हैं। ठीक है, ये चिपकने लगते हैं और द्रव के रूप में चिपचिपा पदार्थ पहले बाहर निकलता है, द्रव के रूप में, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा द्रव होता है। ये प्लाज्मा द्रव है जिसमें प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, प्लेटलेट्स अट्रैक्ट जब होंगे, तो प्लेटलेट्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद होता क्या है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहां से रिलीज होता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन टूटकर, यहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ और थ्रोम्बोप्लास्टिन 2 भागों में टूटता है। एक होता है थ्रोम्बिन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है और थ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन बाबू एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि लीवर में बनता है और इस प्रोटीन को विटामिन के की सहायता से बनाया जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज्यादा जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन के होता है। विटामिन के क्या करता है कि लीवर में प्रोथ्रोम्बिन को उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कौन? विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन को उत्पन्न करता है, कौन? लीवर में उत्पन्न होता है। ठीक है, और थ्रोम्बिन जो होता है वो एक्टिव एंजाइम है, यह एंजाइम है, यह एक्टिव करता है क्रिया मतलब प्रोथ्रोम्बिन को उत्पन्न होने के लिए भी एक्टिव करता है थ्रोम्बिन। समझ में आया? उसके बाद देखो, लीवर एक और चीज प्रोड्यूस करता है, फाइब्रिनोजेन कौन प्रोड्यूस करता है? तो लीवर प्रोड्यूस करता है, लीवर उत्पन्न करता है। और इस फाइब्रिनोजेन जो होता है, फाइब्रिनोजेन को एक्टिव एंजाइम जब थ्रोम्बिन के साथ क्रिया होता है, थ्रोम्बिन जब इसके साथ क्रिया करता है, फाइब्रिनोजेन के साथ थ्रोम्बिन क्रिया करता है, क्योंकि एक्टिव एंजाइम है। यह इस एंजाइम का काम होता है किसी क्रिया को और तेजी से बढ़ा देना। तो फाइब्रिनोजेन के साथ यह मिलकर क्या बना देता है? फिब्रिन बना देता है, फिब्रिन बना जाता है, फिब्रिन बनाता है। फिब्रिन क्या होता है? इनसोल्यूबल इन ब्लड प्लाज्मा में यह घुलने वाला चीज नहीं होता है। फिब्रिन
ब्लड प्लाज्मा में घुलता नहीं है, बल्कि यह जाली के रूप में होता है, जालीदार होता है, जाली के रूप में होता है। जहां भी कट लगा होगा, जहां भी कटा फटा होगा, वहां पे ये जाके तंबू की, जैसे मकड़ी का जाली देखे हैं, उस जाली के आकार में जाके वहां पे वो बैठ जाएगा। देखो यहाँ पे बैठ गया है, जाली के रूप में यह बैठ गया है। तो जाली के रूप में बैठ जाएगा, तो यहाँ से जो ब्लड निकल रहा था, वो ब्लड का निकलना बंद हो जाएगा, और ब्लड जो होता है वो क्लॉट कर जाएगा। ठीक है, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले सेल डैमेज हुआ तो प्लेटलेट्स अट्रैक्ट हुआ। प्लेटलेट्स जब अट्रैक्ट होगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन टूटेगा दो भागों में, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन में टूटेगा। थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव एंजाइम है, थ्रोम्बिन एक प्रकार का एंजाइम है, और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है जो कि लीवर में से निकलता है, और प्रोथ्रोम्बिन को निकालने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है, सहायता करता है। उसके बाद से होता क्या है कि फाइब्रिनोजन फिर लीवर से निकलता है। ठीक है, लीवर प्रोड्यूस करता है, लीवर से ही फाइब्रिनोजन निकलेगा फिर से, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव एंजाइम है, इसके साथ मिलकर फिब्रिन का निर्माण करेगा। फिब्रिन जालीदार मकड़ी की जाली के समान, ठीक है, होता है, और यह जहां पे क्लॉट होगा, जहां पे कटा होगा, वहां पे जाके यह मकड़ी की जाली की तरह चिपक जाता है, और यह प्लाज्मा में इनसोल्यूबल होता है। प्लाज्मा में यह घुलता नहीं है, इसलिए ब्लड में घुलता नहीं है, यह जहां जाएगा वहां पे चिपक जाएगा और ब्लड को क्लॉट कर देगा। तो हमने देखा कि ब्लड कैसे क्लॉट होता है, और प्लेटलेट्स के बारे में हमने जाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था ये। आप लोगों को अगर समझ में आया है बाबू, तो लाइक कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए।